हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में प्रमुख राजनीतिक विचारकों पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसमें पॉलिटिकल थिंकर्स के अंतर्गत दोस्तों हमारा सेशन चल रहा था प्लेटो पर। प्लेटो पर दोस्तों हमारी एक क्लास हो चुकी है। इसमें दोस्तों हम प्लेटो पर बात करेंगे। प्लेटो के आदर्श राज्य पर हमारी क्लास हो चुकी है। अब आज का हमारा चैप्टर होगा प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। और इसी प्रकार से नेक्स्ट इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, इसके तहत ही दोस्तों हमारा ये प्लेटो का अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। शुरू करें उससे पहले जो हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं, जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनको बता दो दोस्तों, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लोधाजी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर सभी बीए के सभी सब्जेक्टों को पूरे सीरीज वाइज कंटिन्यूअसली दोस्तों आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जा रहा है, और वो भी फुल विस्तार में। और विस्तार दोस्तों इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम आपको यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए आपको प्रत्येक टॉपिक प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि कोई डिटेल आपकी छूटे नहीं। और बीए कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने में दोस्तों पॉलिटी के अंदर ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी फैक्ट इसी के तहत आपको कवर करवा दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन को। शुरू करूं उससे पहले दोस्तों आपके लिए एक नोटिफिकेशन और है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को बेहतरीन करना चाहते हैं, बेहतरीन करना है दोस्तों, तो बीए के साथ ही करंट अफेयर अर्थात कि करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं अभी, उसके साथ में अपडेट होना शुरू कर दीजिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ही मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जिसकी क्लास डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे क्लास होती है। डेली 6 बजे दोस्तों आपको करंट अफेयर का टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें एक टॉपिक होते हैं और पूरे दिन की से संबंधित, पूरे दिन भर जो भी एक्टिविटी हुई है उसको लेकर के दोस्तों सभी क्षेत्रों से संबंधित कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है करंट अफेयर का, उसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, सेशन को शुरू करें। आज का लेक्चर 8वां लेक्चर होने जा रहा है हमारा, जिसमें दोस्तों आपके डाउट क्लियर करने के लिए, आप सभी को पता ही है कि हम व्हाट्सएप और कॉल जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे लेक्चर सीरीज वाइज नहीं मिल पा रहे दोस्तों, तो प्लीज चैनल के अंदर जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वहां पर बना दी गई है। जो भी सब्जेक्ट जो भी पढ़ना है आपको प्लेलिस्ट में जाकर के अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने टॉपिकों का अध्ययन आप कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की सभी टॉपिकों पर दोस्तों वहां पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, आराम से सर्च करिए और उसको सीरीज वाइज वीडियो के माध्यम से और नोट्स के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। नोट्स के लिए मैं बता दूं नए स्टूडेंटों को, नोट्स दोस्तों हमारे सभी क्लास नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती है। टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, टेलीग्राम पर जाइए, लोधाजी क्लासेस टाइप कीजिए, आपको ग्रुप दिख जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ज्वाइन का बटन होगा, ज्वाइन पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे आप, तो आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन और सभी डेली क्लास जो डेली क्लासेस होती है उनके अपडेट भी आपको टेलीग्राम पर ही मिलते हैं दोस्तों। और इन सब के अलावा जो भी वैकेंसी अभी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है, हर संडे को आपको वैकेंसी को लेकर के दोस्तों एक लेक्चर, एक क्लास प्रोवाइड की जाती है, हर संडे को एक वैकेंसी के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। शुरू करें। आप सभी को पता दोस्तों सेकंड यूनिट हमारी चल रही है, जिसमें हम प्लेटो पर बात कर रहे हैं, और प्लेटो के जस्ट बाद में दोस्तों हम अरस्तु पर बात करेंगे। अरस्तु के शासन का वर्गीकरण या उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित सभी जितने भी टॉपिक उनके अंदर कवर हो सकते हैं, सभी टॉपिकों पर हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो शायद बोर हो रहे होंगे। बोर इसलिए क्योंकि काफी लंबी क्लासेस हो रही है। बाकी यूट्यूब पर कई सारी क्लासेस है जो एक ही लेक्चर में प्लेटो खत्म, एक ही लेक्चर में अरस्तु खत्म, इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ बीए नहीं, बल्कि बीए के बाद में अगर आप यूपीएससी भी करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार करना दोस्तों, यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम के लिए तैयार करना मेरा मकसद है। इसलिए सारी क्लासेस को मैं पूरे डिटेल में लेकर आ रहा हूं। कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके बीए के सिलेबस में प्लेटो या अरस्तु नहीं है, मनु कौटिल्य जो हमने विस्तार से पढ़ाया है वो भी नहीं है, डायरेक्टली कुछ 4-5 थिंकर्स रख दिए गए हैं। पर मैं उनको भी विशेष करके कहूंगा दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हैं बीए के बाद भी, तो इस क्लासेस को शुरू से देखेंगे। आप लोग मनु से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हमने मनु से क्लास स्टार्ट की, मनु से देखेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल थिंकर्स में ये क्रम होता है दोस्तों, ये क्रम समझना आप लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आप जो है आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ के आप एक बीए तो कर ले जाएंगे, लेकिन आगे चल के दोस्तों ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कॉम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करोगे ना तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही पढ़ लिया जाए।
ठीक है ना। तो एक सीरीज से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। चलिए दोस्तों, आज के इस पूरे लेक्चर का हमारा सारांश क्या होगा, पूरे टॉपिक का सारांश क्या होगा। जैसा कि आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में भी पूरा एक सारांश देना होता है व्याख्या के रूप में, ठीक है ना। तो जान लेते हैं हम कि आज के पूरे टॉपिक का एक पूरा सारांश क्या होगा, क्या क्या हमें कवर करके आज पूरे लेक्चर में चलेंगे, इस पूरे टॉपिक में क्या क्या लेक्चर कवर करेंगे। तो दोस्तों, इसके तहत हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम 3 विशेष बातों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली होगी व्याख्या, उसके बाद हम बात करेंगे इनकी विशेषताओं की, अर्थात प्लेटो ने जो राज्य के में जो न्याय का सिद्धांत दिया है, अर्थात एक राज्य में किस प्रकार की न्याय व्यवस्था होना चाहिए, तो जो सिद्धांत या जो नियम उन्होंने प्रोवाइड किए हैं उनसे संबंधित विशेषताओं की बात करेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम इनके आलोचनाओं की कि किस प्रकार से आलोचकों ने इनके अर्थात प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की है, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो अब आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हम इन 3 टॉपिकों पर ही विशेषकर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले व्याख्या से 1 बाय 1 करके इनको समझते हुए चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे और क्लियरली पूरा टॉपिक बिल्कुल पानी की तरह साफ हो जाए और एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाए। बस दोस्तों, आपको करना ये है इस पूरे लेक्चर के तहत कि आपको बस पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पूरे ध्यान पूर्वक इस लेक्चर को सुनना है, अच्छे से देखना है, बाकी स्ट्रेस ना ले, पूरा आपका ध्यान आकर्षित करना मेरा कार्य है। आपको टॉपिक पूरे टॉपिक में आपको टाइम का पता भी नहीं चलेगा, जितने भी मिनट का ये लेक्चर होगा पता भी नहीं चलेगा कब लेक्चर खत्म हो गया। बस आप बस पूरा ध्यान लगा करके और सिर्फ शब्दों पर ध्यान दीजिए, सुनते रहिए, ठीक है। अब नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स बना रहे हो आप अगर, तो दोस्तों टेलीग्राम पे मैं आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा लेक्चर देखने के बाद में आराम से शांति से बैठ करके नोट्स जो पीडीएफ है उसका सहारा लेकर के अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हाउस वाइफ हैं या आप जॉब करते हैं, आपके पास टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो टेंशन ना ले, मैं आपके लिए क्लास नोट्स प्रोवाइड करता ही हूँ। उसमें उतना ही डाटा होता है दोस्तों जितना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। सारे की पॉइंट मैं आपको यही प्रोवाइड कर देता हूँ। चलिए तो बात करते हैं दोस्तों प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। एक बार हम पहले स्लाइड को पढ़ेंगे, स्लाइड को कंप्लीट क्लियर करने के बाद में फिर हम हमारे इस पर व्यवहारिक अध्ययन पर जाएंगे और इसको व्यवहारिक रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या व्यवस्था इसके अंतर्गत न्याय के तहत एक राज्य में की है। चलिए आ जाइए स्लाइड पे, फटाफट स्लाइड को पढ़िए एक बार। न्याय प्लेटो के दर्शन का मुख्य विषय है। उसने न्याय पर गहराई से विचार किया है और न्याय को अपने राजनीतिक दर्शन में इतना अधिक महत्व दिया है कि उनकी पुस्तक रिपब्लिक न्याय शास्त्र पर लिखा गया ग्रंथ प्रतीत होती है। पहले ही पैराग्राफ में क्या बोला इन्होंने कि दोस्तों प्लेटो ने, देखिए अब अगर आपने शुरू से प्लेटो से संबंधित जो पाश्चात्य दर्शन पर जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है, अभी तक 2 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, अगर वो भी अगर आपने देखे हैं तो यहाँ पर आपको अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसीलिए बोलता हूँ मैं कि क्रम बना के रखिएगा, क्रम बनाकर रखेंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। चलिए सुनिए, प्लेटो ने जिस प्रकार की एक राज्य की उत्पत्ति की विचारधारा व्यक्त की थी, अब उसके लिए कौन सी किताब उन्होंने लिखी थी, तो दोस्तों उनकी जो सबसे फेमस किताब थी वो थी रिपब्लिक किताब। वो जो रिपब्लिक किताब उन्होंने लिखी उसी में ये सारे नियम लिखे थे कि किस प्रकार का एक राज्य होना चाहिए, उसमें क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसा राजा होना चाहिए, कैसी प्रजा होना चाहिए, राजा के पास कितना उत्तरदायित्व होना चाहिए, क्या शक्ति होना चाहिए, सारी बातें उन्होंने रिपब्लिक किताब में लिखी थी। उसी में ही रिपब्लिक किताब में ही उन्होंने उस राज्य के लिए एक न्याय की व्यवस्था भी की थी कि एक राज्य में न्याय भी होना चाहिए और न्याय भी उचित रूप से होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए वही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो प्लेटो ने रिपब्लिक किताब में न्याय के बारे में, एक राज्य में न्याय के बारे में इतना अधिक लिखा और इतना सतर्कता पूर्वक लिखा, सटीक रूप से लिखा कि और इतना ज्यादा लिखा कि उस किताब जो रिपब्लिक किताब थी वो राजनीति कहने की अपेक्षा वो ऐसी लगती है देखने में कि ये न्याय के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ है। कैसा, न्याय के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। तो कई प्रकार के आलोचकों ने या कई समर्थकों ने, कई सारे विद्वानों ने, उनके समय के कुछ विद्वान और थे, उन्होंने तो यही कहा है कि प्लेटो के द्वारा जो रिपब्लिक बुक किताब लिखी गई है वो राजनीति विज्ञान कम और न्याय पर लिखा गया ग्रंथ ज्यादा प्रतीत होता है या दिखता है या लगता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आइए। जबकि रिपब्लिक में नैतिक शास्त्र, राजनीतिक दर्शन, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र सभी के सिद्धांत और विचार समाहित थे।
ठीक है ना। जबकि जो रिपब्लिक लिखी गई थी सिर्फ न्याय पर नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसमें कुछ मुद्दे नैतिक शास्त्र के थे, कुछ मुद्दे राजनीतिक दर्शन के थे अर्थात राजनीति विज्ञान के थे, कुछ मुद्दे उसमें दर्शन शास्त्र के थे, कुछ शिक्षा शास्त्र और कुछ समाज शास्त्र। इस प्रकार से सभी का मिला जुला इसके अंदर रूप था जो एक राज्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है ना। तो इसलिए प्लेटो का न्याय वर्तमान में प्रचलित न्याय कानून धारणा से बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो भाई वर्तमान में जो न्याय की धारणा एक राज्य एक देश के अंदर चलती है उससे एकदम अलग है, एकदम भिन्न है, क्योंकि उनके जो दर्शन था अर्थात जो न्याय का सिद्धांत था उस न्याय सिद्धांत में नैतिकता अधिक झलकती है। जबकि वर्तमान न्याय की अगर हम बात करें तो दोस्तों वर्तमान न्याय में नैतिकता होती जरूर है लेकिन प्रभावी नहीं होती अर्थात अत्यधिक रूप में नहीं होती है, क्योंकि अगर अत्यधिक रूप में अगर न्याय की व्यवस्था के अंदर अगर अत्यधिक रूप में नैतिकता आ जाएगी तो न्याय का महत्व कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा, उचित रूप से न्याय नहीं हो पाएगा वर्तमान में, है ना। तो उनका न्याय नैतिकता के अधिक निकट था, मतलब उनके न्याय में नैतिकता अधिक मात्रा में थी। क्लियर हुआ है। चलिए तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम देखेंगे प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है वास्तविक रूप से अब इनका सिद्धांत क्या था। अब जरा हम देख लेते हैं न्याय का सिद्धांत पर हम बात कर रहे हैं। तो प्लेटो मानता है कि, एक मिनट बहुत जल्दी है स्लाइड को, ओके पेन ले लेते हैं फिर कहीं नहीं भागेगी स्लाइड। प्लेटो मानता है कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वप्न है। प्लेटो के अनुसार प्लेटो का कहना है कि भाई जो राज्य की व्यवस्था के अंदर न्याय होता है ना, न्याय सबसे बड़ी आवश्यकता है मनुष्य की, कि व्यक्ति को न्याय कम से कम उचित रूप से बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। तो ये प्लेटो का मानना था। तो प्लेटो के अनुसार राज्य के विकास में सबसे पहले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। भाई ये तो इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि एक राज्य का विकास कब होगा, जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा, जब व्यक्ति के पास में अधिकार होंगे, अर्थात ये कि व्यक्ति के द्वारा ही राज्य का विकास होता है। ये सभी जानते हैं भाई व्यक्ति का विकास होगा तो ही राज्य का या देश का विकास होगा ना। अगर मान ले व्यक्ति का विकास ना हो, जनता का विकास ना हो, नागरिकों का कोई विकास ना हो तो क्या कोई देश विकास कर सकता है? क्या संभव ही नहीं है। ठीक है। तो भूख शांत करना और यह कार्य उत्पादकों ने किया। अब देखिए प्लेटो के अनुसार प्लेटो ने क्या कहा कि एक राज्य के विकास में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे भूख शांत करना जैसे मुद्दों पर, जैसे कि उत्पादक वर्ग। आपको पता ही है कि प्लेटो ने राज्य के अंदर पूरे समाज को तीन वर्गों में बांटा था, एक शासक वर्ग होता है, एक सैनिक वर्ग होता है और एक उत्पादक वर्ग होता है। उत्पादक वर्ग का क्या कार्य होता है? उत्पादन करना, जिससे कि पूरे समाज का जीवन यापन चल सके, है ना। तो इसके बाद व्यक्तियों की दूसरी आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? सुरक्षा। तो पहली आवश्यकता क्या बताई यहाँ पर प्लेटो ने? भूख शांत करना, अर्थात कि उत्पादन खाद्य सामग्री की व्यवस्था करना, तो वो उत्पादक वर्ग ने संभाल लिया उस कार्य को। अब दूसरी जो आवश्यकता है मनुष्यों की या राज्य की, राज्य का विकास करने के लिए व्यक्तियों की जो दूसरी आवश्यकता है वो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा। सुरक्षा, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। ये भी हम इस बात से हम पूरी तरह सहमत है और सहमत होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहली प्रथम आवश्यकता मनुष्य की क्या होती है भाई? अपने स्वयं का जीवन उचित रूप से चलता रहे, अपना भरण पोषण करना सबसे प्रथम आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता हम स्वयं की, हमारे परिवार की, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा होती है ना। तो इसके लिए सुरक्षा के लिए सैनिक वर्ग आ चुका था। उसी प्रकार से अंत में व्यक्तियों को शासन और सुव्यवस्था की आवश्यकता हुई, तो शासक वर्ग अस्तित्व में आया। भाई शासन की, अब चलिए सुरक्षा भी सैनिकों मिल गई, लेकिन अब जो है पूरी जनता को एक छत्र के नीचे ला करके उस पर शासन कौन करेगा, उसका संचालन कौन करेगा पूरी जनता का? तो उसके लिए शासन की आवश्यकता महसूस हुई, तो ये कार्य शासक को दे दिया प्लेटो ने, है ना। तो इस प्रकार से तीन वर्ग बनाए थे यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य में तीन वर्ग होते हैं, उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन गुणों से एक गुणों की प्रधानता होती है। क्या बोला इन्होंने? कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में तीन गुणों में से एक गुण की प्रधानता होती ही होती है। आत्मा के तीन गुण इन्होंने बताए हैं। आत्मा के तीन गुण इन्होंने बताए हैं। और मतलब कि व्यक्ति की जो व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति के विचार होते हैं, या प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण जरूर होते हैं। और वो तीन गुण कौन कौन से होते हैं भाई? एक सबसे प्रथम एक होता है वासना, सेकंड होता है साहस और तीसरा होता है विवेक। ठीक है। तो मैं आप इसको यही एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन प्रकार के गुण होते हैं।
जैसे मान लेते हैं प्लेटो के अनुसार, प्लेटो का कहना यह है कि व्यक्ति में जितने भी गुण होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में जितने भी गुण होते हैं, उनमें एक गुण ऐसा होता है जिसकी प्रधानता होती है। भाई जैसे एक आप है, आप अभी स्टडी कर रहे हैं, तो आपका गुण क्या है? आपका गुण है जो आपको दोस्तों, जैसे हो सकता है कि आपने टारगेट बनाया है कि यूपीएससी क्रैक करना है, आपको आईएएस अधिकारी बनना है, ठीक है ना? तो आपका गुण, ये एक प्रधान गुण है जो आपको आईएएस की ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी लेक्चर देखते हुए बगासी मार रहे हैं, है ना? तो उनका वो गुण प्रधान हो रहा है अभी, और वो उनको किसी और तरफ खींच रहा है। समझना, कुछ कमेंट भी आती है मेरे पास में कि सर पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा मजाक भी कर लिया करे। तो भाई मजाक करना है तो कपिल शर्मा ठप पड़ जाएगा यार, उसके शो पे जाइए ना, यूट्यूब पे ही है, चले जाइए कपिल शर्मा के शो में, वहां बहुत सारा मजाक कॉमेडी सब कुछ मिलेगी आपको, है ना? यहाँ पढ़ने के लिए आया हो तो थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे। तो दोस्तों, कहने का अर्थ यही है कि प्रत्येक व्यक्ति में गुण तो बहुत सारे होते हैं, गुण अवगुण सब प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें एक गुण या अवगुण ऐसा होता है जो प्रधान होता है, और वो गुण ही मनुष्य को चलाता है, वही उसका मार्ग प्रशस्त करता है ना? तो यही प्लेटो का कहना था। तो प्लेटो ने ये कहा है कि मनुष्य के अंदर जो एक गुण की प्रधानता हमेशा होती है, और तीन प्रकार के गुणों पर उन्होंने चर्चा की है। तीन प्रकार के गुण कौन कौन से बताया उन्होंने? एक वासना, एक साहस और एक विवेक। वासना अर्थात जो हमेशा काम में लिप्त रहता है ना, जो दिमाग से या किसी प्रकार से जो है काम में लिप्त रहता है। इसके अलावा एक साहस, जिस व्यक्ति में एक साहस भरा होता है, कुछ भी कर गुजरने का साहस रहता है। और एक गुण होता है विवेक अर्थात बुद्धि वाला, जो कि प्रत्येक कार्य करने से पहले, प्रत्येक निर्णय लेने में तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करता है, तर्कों का इस्तेमाल करते हुए वो निर्णय लेता है। तो इस प्रकार के तीन गुण बताए गए हैं। तो उन्होंने पूरा समाज को जो बांटा था वो इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर बांटा था, कि भाई व्यक्ति जैसे ही बड़ा होता है तो उसमें एक गुण की प्रधानता झलकने लगती है, या तो वो काम की तरफ चला जाएगा, जिसमें काम होगा अर्थात वो जिसमें वासना की प्रधानता होगी, वासना वाले गुण की, तो वो उत्पादक वर्ग में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर संपत्ति भी होती है, परिवार भी होता है। तो सभी प्रकार के गृहस्थ जीवन को जीते हुए, वासना गुण का इस्तेमाल करते हुए जो है वो उत्पादक वर्ग का कार्य पूर्ण करते हुए समाज का भरण पोषण कर सकता है। उसी प्रकार से सेकंड वर्ग को उन्होंने बताया, सेकंड गुण को बताया जिसमें साहस कहा गया, कि जिसमें साहस है, उस साहस वाले पूरे समुदाय को मिला करके एक सेना तैयार कर दी जाती है, ठीक है। और विवेक वाला गुण शासक के लिए बचा के रखा इन्होंने, बताया कि जिसमें विवेक होगा वो राज्य करने का प्रयास करेगा, और जब राज्य करेगा तो पूरी जनता का संचालन करेगा वो, ठीक है ना? तो इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर प्लेटो ने समाज के पूरे समाज को तीन वर्गों में बांटा था, अलग अलग। क्या क्लियर हुआ दोस्तों आपको अभी ये, है ना? चलिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे कि जिन व्यक्तियों की आत्मा में, देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है ना, वही यहाँ पर स्लाइड पर ये देखिए लिख चल रहा है, ये लिखा हुआ कंप्लीट हो रहा है। जिन व्यक्तियों में आत्मा में वासना प्रबल होती है, वह उत्पादन बनते हैं, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका, उत्पादक बनते हैं। और जिनकी आत्मा का प्रबल तत्व साहस है, वे सैनिक बनते हैं, और जिनकी आत्मा का प्रबल तत्व विवेक है, वो शासक बनते हैं। प्लेटो के अनुसार वासना, साहस और विवेक के अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में एक गुण अवश्य होता है, और वह है न्याय। अब आया हमारा मुद्दा, अब आ चुका हमारा मुद्दा। देखिए प्लेटो ने क्या कहा, अब इसको वापस से एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि समझिए। प्लेटो ने जो तीनों गुण बताए हैं, वासना, विवेक और साहस, उनके अलावा हर एक व्यक्ति की आत्मा में एक गुण और होता है, एक गुण और होता है, और वो गुण होता है न्याय का। ये प्लेटो का मानना है कि एक गुण की प्रधानता के आधार पर तो उन्होंने समाज को बांट दिया, इसके अलावा उनका कहना यह है कि हर एक व्यक्ति में एक गुण और होता है, और वो गुण होता है न्याय का, जो प्रत्येक व्यक्ति में पाया जाता है। और न्याय यह प्रेरणा देता है कि व्यक्ति अपनी आत्मा के मुख्य गुण के आधार पर कार्य करे, मुख्य गुण के आधार पर कार्य करे, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, किसी को बाधा ना पहुंचाए, किसी को कार्य करने में उसको जो है बाधा ना बने, किसी के कार्य में, किसी के मार्ग में। इसका उद्देश्य है प्रत्येक मनुष्य को उसकी प्रतिभा के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देना। तो प्लेटो ने जो न्याय कहा है ना, तो मैं आपको अपने व्यवहारिक शब्दों में समझा दूं। प्लेटो का न्याय क्या है?
तो दोस्तों प्लेटो का न्याय है कि प्रत्येक समाज में जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, वो प्रत्येक व्यक्ति अपना जो प्रधान गुण है उस गुण के हिसाब से कार्य कर सके, बस ये उसके पास आजादी होना चाहिए। जैसे कि मानते हैं कि कोई बच्चा जैसे ही बालिग होता है, बड़ा होता है, और उसमें हो सकता है कि एक जो उसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी योग्यता है, जो क्षमता है, वो क्षमता है एक शासक बनने की, उसमें काफी बुद्धि है, तो उसे शासक बनने से रोका नहीं जाना चाहिए। अगर उसमें योग्यता है, काबिलियत है, तो उसके पास इतने अधिकार होना चाहिए कि वो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो पूरी तरह से। तो प्लेटो के अनुसार यही न्याय है। तो अब इस न्याय को वर्तमान के हिसाब से जोड़ के देखोगे तो क्या कह सकते हैं हम कि भाई जनता को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर रही है, तो बस वही न्याय है। जनता के पास स्वतंत्रता होना चाहिए कार्य करने की, भाई उसके पास अधिकार होने चाहिए। अगर अधिकार है तो फिर वो समझ लीजिए कि उसके पास में संपूर्ण प्रकार से उसके न्याय प्राप्त हो रहा है, न्याय मिल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी धारणा अलग है न्याय की, इस चीज को आप विशेषकर याद रखेंगे, है ना। चलिए, इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताओं के बारे में, और जो भी थोड़ा बहुत अभी और डाउट बचा आपके दिमाग में न्याय सिद्धांत का कि इनका न्याय क्या था, तो न्याय को मैंने आपको व्यवहारिक रूप समझा दिया ना। एक लाइन में याद रखिएगा न्याय को, प्लेटो के न्याय को, कि जनता को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता ही न्याय है। ठीक है, चलिए अब सेकंड पॉइंट पर हम मूव कर चुके हैं। इसमें अब हम बात कर रहे हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में, और इन विशेषताओं को दोस्तों हम 4 पॉइंटों के माध्यम से पूरी तरह से इसको क्लियर कर लेंगे। पहला पॉइंट यहां देखने को मिल रहा है नैतिक सिद्धांत। दूसरा पॉइंट दिख रहा है आपको शायद, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, न्याय जीवन एक आंतरिक तत्व है। और थर्ड पॉइंट यहां दिखाया गया है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत, और फोर्थ में है अति व्यक्तिवाद का विरोध। तो ये न्याय सिद्धांत की विशेषता है। चारों पॉइंटों को चलो चलते हैं अंदर स्लाइड में, वो समझते हैं डिटेल में क्या होता है नैतिक सिद्धांत और क्या होते हैं ये सब कुछ। इसको जरा एक एक करके विस्तार से इनको समझ लेते हैं तो क्लियर होता चलेगा। नैतिक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं दोस्तों, प्लेटो के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत नैतिक सिद्धांत इनकी एक विशेषता है इनकी। अब नैतिक सिद्धांत मतलब क्या हुआ भाई, प्लेटो के न्याय सिद्धांत में नैतिकता सर्व रूप से व्यापक है, पूरी तरह से प्रधान है। अगर हम बात करें प्लेटो के न्याय व्यवस्था की, तो पूरा जो प्रधान तत्व है इनके न्याय सिद्धांत का, वो क्या है, वो है नैतिक तत्व। अर्थात कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिकता के आधार पर, नैतिकता पर ही आधारित है ना। तो प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक ना होकर के नैतिक और सर्वव्यापी है, वैधानिक नहीं है। समझिए ये दोस्तों इनकी आलोचना का कारण भी बनेगा। प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय सिद्धांत है, वो वैधानिक नहीं है, कानूनी नहीं है, बल्कि वो क्या है, जो है उनकी नैतिक है, नैतिक रूप ज्यादा है उसके अंदर, सर्वव्यापक है ना। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों को नहीं बल्कि समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सभी कर्तव्य, सभी प्रकार के कर्तव्यों का उल्लेख मनुष्य के इसका अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें दोस्तों, न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है। न्याय जीवन का एक आंतरिक तत्व है, तो प्लेटो का स्पष्ट कहना है कि व्यक्ति को न्याय तो मिलना ही मिलना चाहिए। एक राज्य, एक जो है, एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, उचित रूप से न्याय प्रदान करे। तो देखिए उनका कहना यह है, उनके शब्दों में ये कह सकते हैं, उनके मतलब रिपब्लिक बुक में, किताब में जो लिखा हुआ है कि न्याय कृत्रिम या बाहरी वस्तु नहीं है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है कृत्रिम अर्थात बनी हुई या बाहर से एक्सेप्ट की हुई ऐसी वस्तु नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र भावना है। न्याय जो है मनुष्य के अंतःकरण के अर्थात उनके स्वभाव में ही एक न्याय पाया जाता है, तो उसकी एक पवित्र भावना है जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाया जाना चाहिए। क्लियर तो है, ठीक है। तो न्याय क्या है, मनुष्य के जीवन की आंतरिक भावना है, आंतरिक भावना है, कोई बाहरी तत्व नहीं है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। कार्य विशिष्टता के सिद्धांत के अंतर्गत न्याय सिद्धांत के शासन के प्रत्येक वर्ग को अपने आप को उसके कार्य में लगाए रखना चाहिए जो कार्य उसकी प्रकृति के अनुकूल है। इस आधार पर ही समाज में एकता की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।
कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। तो भैया कार्य को लेकर भी उन्होंने कुछ न्याय के तत्व रखे हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो ये न्याय सिद्धांत है ना, ये न्याय सिद्धांत के शासन के प्रत्येक वर्ग को, शासन के प्रत्येक वर्ग को मतलब तीनों वर्ग की बात कर रहा है, तीनों वर्ग को अपने अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, अपना अपना कार्य करते रहना चाहिए, किसी और के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, अपना अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे, तो प्रत्येक व्यक्ति को न्याय उचित रूप से प्राप्त हो पाएगा और मिलता रहेगा। तो इसी आधार पर ही समाज में एकता की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है ना। तो कार्य विशिष्टता में यह बात भी सम्मिलित है कि अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अति व्यक्तिवाद का विरोधी या सावयव एकता का सिद्धांत। चलिए इसको ये शब्द थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, तो इसीलिए इसको छोड़ दीजिए। सावयव एकता का सिद्धांत, चूंकि इस सिद्धांत की कहीं ना कहीं इस पूरे सेशन में हम चर्चा जरूर करेंगे, तो उस वक्त आपको ये पूरा सावयव सिद्धांत जो है ये एक अलग टर्म है, तो उसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, है ना। इस पूरे सेशन में कहीं ना कहीं सिद्धांत जरूर पढ़ने को मिलेगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ पर आप सिर्फ इस शब्दों को याद रखेंगे, अति व्यक्तिवाद, अति व्यक्तिवाद का विरोधी। तो भाई देखिए, कोई सा भी न्याय सिद्धांत होगा तो अति व्यक्तिवाद का विरोधी तो होगा ही होगा ना। अति नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति, मतलब एक वर्ग विशेष के पास में, व्यक्ति विशेष के पास में इतने अधिक अधिकार ना हो कि वो किसी और के अधिकारों को छीन सके, है ना। तो ये भी तो न्याय ही है, ठीक है ना। तो न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख मान्यता ये है कि व्यक्ति समष्टि का एक अंग है, व्यक्ति जो है समष्टि का एक अंग है और समाज के विकास में व्यक्ति का विकास निहित है। कार्य विशिष्टता का सिद्धांत वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए अपनाया गया है। वर्गों और व्यक्तियों में भिन्नता उत्पन्न करने के लिए अपना, मतलब इनका स्पष्ट तौर पर ये कहना ये है कि जो कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है दोस्तों, वो सिद्धांत ये है कि व्यक्ति जो है राज्य के विकास में लगे रहे, व्यक्तियों का विकास होगा, राज्य का विकास होगा, और उसी प्रकार से अगर राज्य का विकास होगा तो व्यक्तियों का विकास होगा, है ना। तो व्यक्ति को पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते हुए राज्य के विकास में ध्यान देना चाहिए, जिससे कि एक राज्य का विकास होगा, और जब राज्य का विकास होता है तो संपूर्ण जनता का विकास उसमें समाहित होता है, संपूर्ण जनता का विकास होता है। ठीक है, क्लियर हुआ है दोस्तों। चलिए इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे, इसके बाद अब हम बात करेंगे न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई स्थिति नहीं है, इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य के प्रत्येक, समझ लिया हम लोगों ने, तो इसको पढ़ने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम दोस्तों बात करेंगे डायरेक्टली न्याय सिद्धांत की आलोचना पर। अब देखिए, हमने इनकी व्याख्या को कंप्लीट कर लिया है, न्याय सिद्धांत की व्याख्या को कंप्लीट कर लिया है, इसी के साथ हमने इनकी विशेषताओं को भी समझ लिया। अब कुछ बात कर ले कि कुछ आलोचकों ने इनके सिद्धांत की आलोचना की है। तो भाई आलोचना की है तो कौन कौन से पॉइंट उठाए, अर्थात ये कि किस चीज को आधार बनाया, आलोचना की तो आलोचना किन आधारों पर की है। तो जो सिद्धांत हमने पूरा पढ़ा है अभी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूट गई है, किससे, प्लेटो से। तो उन कमियों को पकड़ते हुए ही आलोचकों ने, और वैसे आलोचकों का काम क्या है यार, आलोचकों का काम ये है कि कमी ढूंढना, कमी ढूंढ करके उसकी आलोचना करना, उस पर टिप्पणी करना, है ना। बहुत सारे आलोचक आपके जीवन में भी होंगे, बहुत सारे आलोचक होते हैं, है ना। तो चलिए तो शुरू करते दोस्तों प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना, जिसमें हम 5 प्रमुख पॉइंटों पर चर्चा करेंगे, 5 प्रमुख तथ्यों पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहला होगा, यूनानी धारणा नहीं बल्कि एक नैतिक धारणा को अपनाया है प्लेटो ने न्याय प्रदान करते वक्त। क्या धारणा अपनाई उन्होंने, नैतिक धारणा अपनाई है, यूनानी धारणा नहीं अपनाई है। पहली आलोचना तो इनकी ये है। दूसरी, इनके सिद्धांत में जो कमी बताई जा रही है आलोचकों के द्वारा, वो है कि दार्शनिक वर्ग को संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर दी गई है, दार्शनिक अर्थात शासक वर्ग को। तीसरा पॉइंट है, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, जैसा कि प्लेटो ने बताया है। फोर्थ पॉइंट होगा, गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं। फिफ्थ पॉइंट, वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं, मतलब इनका जो न्याय का सिद्धांत है वो वर्तमान में राज्यों पर लागू हम नहीं कर सकते, वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इन्हीं को सभी को एक एक करके वन बाय वन करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी धारणा नहीं बल्कि नैतिक धारणा को इन्होंने अपनाया है। तो आइए स्लाइड पर पढ़ते हैं इसको दोस्तों, फिर व्यवहारिक रूप से इसको समझते चलते हैं। आज न्याय को एक कानूनी धारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है।
भाई वर्तमान में क्या है, न्याय क्या है, कानूनी धारणा है, कानून के अनुसार न्याय मिलता है आजकल, है ना, कोई नैतिक तत्वों को नहीं अपनाया जाता है। भाई हमारे पास में जो आईपीसी है, जो सीआरपीसी है, या जो हमारा संविधान है, ये सब क्या है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमें कानून बताता है ना, इन कानूनों के माध्यम से ही हमें न्याय प्राप्त होता है। तो विशेष करके न्याय जो हमें हमारे न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, वो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इस प्रकार के कुछ कानूनों पर बनाए गए अधिनियम, कुछ किताबें हैं, तो उनके आधार पर हमें न्याय प्राप्त होता है। तो क्या ये कानूनी धारणा है ना वर्तमान में, ठीक है। तो लेकिन प्लेटो ने न्याय का एक कानूनी धारणा के रूप में इसका विकास नहीं किया, बल्कि नैतिक धारणा के रूप में उसका विकास किया है न्याय का। तो पहली आलोचना तो यही है कि भाई नैतिक, सिर्फ नैतिक आधार पर किसी को न्याय देना संभव नहीं है, ये आलोचकों का कहना है। नेक्स्ट है कि प्लेटो का न्याय न्याय नहीं, बल्कि वह केवल मनुष्यों को अपने कर्तव्यों तक सीमित करने वाली भावना मात्र है। अब यार देखिए, हाँ कुछ चीजें देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो सभी से छूट जाती है। तो प्लेटो ने भी जब न्याय को बताया है, जबकि हमने इस प्रारंभ में बात की थी कि प्लेटो ने न्याय के बारे में इतना लिखा है अपनी किताब रिपब्लिक में, कि वो एक न्याय पर लिखा हुआ ग्रंथ प्रतीत होने लगा है, जबकि न्याय का जो वास्तविक रूप है वहां तक ये पहुंच ही नहीं पाए, है ना। क्योंकि न्याय को उन्होंने क्या कहा, भाई प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया कि अपने अपने अपना अपना कार्य ईमानदारी से करते रहे, वो व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती रहे, तो ये सब न्याय बताया उन्होंने। पर न्याय का जो वास्तविक पहलू है वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, वास्तविक पहलू को टच नहीं कर पाए ये, तो ये भी इनकी आलोचना के कारण बन चुका था। तो कोई ठोस कानून इन्होंने नहीं बनाए न्याय को लेकर के। कानून और नैतिकता में अंतर होता है भाई, कानून और नैतिकता में अंतर होता है, प्लेटो ने इस अंतर को दृष्टि में नहीं रखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो अगली जो इनकी आलोचना की गई है, वो की गई है दार्शनिक वर्ग को संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने पर। दार्शनिक वर्ग को अर्थात कि शासक वर्ग को जो शक्तियां प्रदान की गई है, उसको लेकर के यहाँ पर आलोचकों ने आलोचना की है इनकी। प्लेटो ने शासन संबंधी सभी शक्तियां एक ही वर्ग को प्रदान कर दी है। एक ही वर्ग को सत्ता का एकाधिकार प्रदान करने से उस वर्ग में भ्रष्टाचार का फैलना आवश्यक है और स्वयंभावी है, होता ही होता है ना। ये एक तथ्य है कि असीमित शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। दोस्तों ये तो आप समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। भाई किसी एक ही व्यक्ति में संपूर्ण शक्ति आ जाती है तो क्या होता है, वो भ्रष्ट हो जाता है भाई, वो निरंकुश हो जाएगा ना, वो अपने हिसाब से इस शक्ति अपना कार्य को संचालन करेगा, सभी का इस्तेमाल अपने अनुसार करेगा, तो वो संपूर्ण शक्तियां, अधिक शक्तियां भ्रष्टाचार के संसाधन कहलाती है, अधिक शक्तियां भ्रष्टाचार के संसाधन कहलाती है, ये मैं कह रहा हूं, है ना। जैसा यहाँ पर एक तथ्य लिखा हुआ है ना कि असीमित शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, असीमित शक्तियां पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, जैसा कि प्लेटो ने कहा, है ना। तो न्याय व्यवस्था का उद्देश्य, न्याय व्यवस्था का उद्देश्य क्या बताया इन्होंने, उद्देश्य क्या बताया, मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेकिन प्लेटो के न्याय में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य तक सीमित कर दिया गया है, और केवल एक ही कार्य पर बल देने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता, इसके अभाव में समाज का विकास भी संभव नहीं है। तो प्लेटो ने अधिकतम व्यक्ति को न्याय के अंतर्गत एक ही बात पर बार बार रिपीट की है, एक ही बात पर फोकस किया हुआ है, कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य, और एक चीज पर ध्यान देने से व्यक्ति का पूरी तरह से विकास संभव नहीं है। और जब व्यक्ति का विकास संभव नहीं होगा तो फिर समाज का विकास कैसे हो सकता है, और जब समाज का विकास नहीं होगा तो किसी देश का या राज्य का विकास कैसे हो सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, इसमें गुणों के निर्धारण में कोई आधार नहीं है। गुणों का जो निर्धारण किया इन्होंने, जो 3 गुण बताए हैं, उन तीनों गुणों के निर्धारण में कोई निर्धारण करने का कोई तरीका नहीं बताया इन्होंने। बस ये मान लीजिए आप कि गुणों के आधार पर समाज को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है भाई। 3 वर्गों में आपने गुणों के आधार पर बांट दिया, कौन कौन से, वासना, साहस और क्या है, विवेक। वासना, साहस और विवेक, ये 3 गुण बताए थे उन्होंने, ठीक है ना। किंतु किस गुण के आधार पर उसके वर्ग का निर्धारण होगा ये नहीं बताया है, किस गुण के आधार पर उसके वर्ग का निर्धारण होगा ये नहीं बताया। ऐसी स्थिति में जन्म ही गुण के आधार का मतलब, देखिए यार सिंपल है कि उन्होंने ये तो बता दिया कि भाई ये 3 गुण होंगे, 3 गुण के हिसाब से जो है व्यक्ति अपना अपना वर्ग चुन लेगा, चलिए ठीक है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि कौन सा गुण होगा, है ना, कौन सा गुण होगा तो उसको किस वर्ग में जाना है, ये तय है। तो अगर ये तय हो जाता, ये पूरा प्रूफ हो जाता, तो क्या होता, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार वो अपना कार्य कर पाता।
लेकिन इस कार्य को करने में प्लेटो सक्षम नहीं रह पाए, अर्थात इसको कंप्लीट नहीं कर पाए। इस कारण से क्या हुआ कि अब जो भी बच्चा बड़ा होने लगा, वो जिस कुल में पैदा हो रहा है, अर्थात जिस कुल में जन्म ले रहा है, उस जिस वर्ग में जन्म ले रहा है, वो उसी वर्ग में की जो वर्ग की जो स्थिति होती है उसको धारण कर लेता था बच्चा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि गुण के आधार की जगह अब जन्म आधार बन चुका था। वर्ग अपनाने में गुण की जगह क्या बन चुका था, जन्म आधार बन चुका था। वो जन्म के आधार पर अब वो अपने वर्ग में प्रवेश लेने लगा था। ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी है कि दार्शनिक, अब भाई ये भी सच है कि इसकी कोई गारंटी नहीं कि दार्शनिक अर्थात जो शासक है उसकी संतान भी बिल्कुल सज्जन निकलेगी या जो है योग्य विद्वान निकलेगी, जरूरी थोड़ी ना है। एक शासक जो शासक पद पर है, चलो मान लेते हैं कि वो एक विद्वान है, एक योग्य है, शक्तिशाली है, साहस है उसके अंदर, लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी है कि उसके आने वाली पीढ़ी भी, आने वाली उसकी संतान भी साहसी निकलेगी? है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सब आधार बनाए थे दोस्तों इनकी आलोचना के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है सेशन कंप्लीट समझ आ रहा है दोस्तों। इसी में एक लास्ट पॉइंट और है कि वर्तमान समय में राज्यों पर कानून, सॉरी दिमाग कहीं और चला गया था यार, वर्तमान समय में राज्यों पर लागू करना संभव नहीं है। तो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, उस न्याय सिद्धांत को हम वर्तमान राज्यों पर अर्थात वर्तमान में उस न्याय व्यवस्था को आज नहीं अपना सकते। भाई क्यों नहीं अपना सकते? क्योंकि यार ये तो स्पष्ट ही है ना कि उनका जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिक आधारों पर आधारित है। और आज जो हमारी जो न्याय व्यवस्था है, प्रत्येक देश की न्याय व्यवस्था जो है वो कानूनी धारणा बन चुकी है। भाई कानून के बिना न्याय नहीं चल सकता। अगर हम नैतिकता डाल देंगे इसमें और कानून हटा देंगे तो सोचिए क्या अनर्थ हो जाएगा। भाई अभी अभी की बात है, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर में हमने सेशन में आपको पढ़ाया भी था कि अहमदाबाद के सत्र न्यायालय ने अभी अभी 38 लोगों को एक साथ फांसी देने की बात कही है। फैसला दिया, माफ करना, फैसला दिया है। ये भारत के लिए इतिहास है, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने अधिक लोगों को एक साथ फांसी चढ़ाई जाएगी। हालांकि उनके काम भी इतने घृणीय थे, इतने गंदे काम थे। बम ब्लास्ट करवाए थे उन्होंने, काफी सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उसमें, है ना। तो ये क्या था दोस्तों, ये न्याय व्यवस्था। अब मान लेते हैं कि इन्होंने जो बम ब्लास्ट में पकड़ाए हैं, जिन लोगों को जो जितने भी लोगों को जो फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, 38 लोगों को, 38 लोगों को, और 11 लोगों को जो है वहां पर इन्होंने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो दोस्तों अब सोचिए कि एक ही कार्य में सम्मिलित थे लोग, एक ही कार्य में सम्मिलित थे, बम कांड में, लेकिन 38 लोगों को, 49 में से 38 लोगों को फांसी, 11 लोगों को उम्र कैद। तो अगर यह कानून व्यवस्था नहीं होती मेरे भाई, अगर नैतिक व्यवस्था ही होती, तो मुझे बताइए क्या सभी को उम्र कैद के लिए नहीं छोड़ दिया जाता, या फिर सभी को फांसी नहीं लटका दी जाती? क्योंकि एक चेन में एक न्याय मिलता ना वहां पर। तो ठीक है, और हो सकता है कि उसके दूसरे दिन भी किसी ने यही कांड किया हो, तो नैतिकता के आधार पर उसको बरी कर दिया जा सकता था, संभव था ना। तो यही हमारा कानून बताता है दोस्तों। कानून व्यवस्था इसीलिए न्याय व्यवस्था के अंदर समाहित होती है कि कानून के अनुसार व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, कि एक अपराध के लिए चाहे व्यक्ति किसी भी कैटेगरी का हो, सबको एक जैसा दंड मिलना चाहिए, एक जैसा न्याय मिलना चाहिए, है ना। तो ये कानून कर सकता है, नैतिक आधार नहीं कर सकते, नैतिक आधार नहीं कर सकता दोस्तों, याद रखिएगा। नैतिकता में शब्द पलट जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती है। क्लियर है ना। तो दोस्तों यही स्लाइड में यहां पर लिखा हुआ है, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को वर्तमान समय के राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के समय में कम जनसंख्या वाले नगर राज्य थे, किंतु वर्तमान में राज्यों की जनसंख्या करोड़। देखिए अब यहाँ पर एक आधार दिया गया है कि भाई प्लेटो की जो न्याय व्यवस्था थी उसको हम वर्तमान में क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेटो के जो राज्य थे ना उसमें सिर्फ 10,000 जनसंख्या थी, जबकि यहाँ पर तो सोच लीजिए ऐसा कोई राज्य, छोटे से छोटा राज्य क्या जिला नहीं मिलेगा जहां 10,000 जनसंख्या मिलेगी आपको, है ना। इन राज्यों की जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित करके प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य निश्चित कर पाना संभव नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों, पूरा क्लियर हुआ ना पूरा सेशन? डाउट मेरे हिसाब से तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आप पूरे फोकस करके, अगर पूरे ध्यान लगा करके क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं ना, तो इतना तो मुझे पूरी तरह पता है दोस्तों, इतना मुझे अपने आप पर इतना विश्वास तो है कि मैं आपको समझा पा रहा हूं। डाउट बिल्कुल भी नहीं बचा। अगर आपका दिमाग नहीं भटका बीच में, तो आप क्लास देख तो रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई में इस पूरे टाइम में जो भी 35 से 40 मिनट जो क्लास चली है हमारी, 35-40 मिनट अगर आप मेरे साथ ही थे ना, तो फिर इस
सेशन में कोई डाउट आपको नहीं बचा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन होगा हमारा प्लेटो का न्याय सिद्धांत कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, और इसके जस्ट बाद में हम फिर अरस्तु को चालू कर देंगे, अरस्तु पर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो नए स्टूडेंट के लिए, जो नए हैं उनको बता दूं मैं दोस्तों कि व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप नंबर लेकर हमें व्हाट्सअप पर जुड़ सकते हैं। कृपया बिना नोटिफिकेशन के, बिना इन्फॉर्म किए कॉल नहीं करेंगे। वैसे कॉल नंबर यही है, लेकिन आप कॉल बिना व्हाट्सएप पर परमिशन लिए कॉल नहीं करेंगे। कॉल करेंगे तो आपका कॉल अटेंड नहीं होगा, स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं दोस्तों। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो बिना इन्फॉर्म किए कॉल कर देते हैं, तो उनका कॉल अटेंड नहीं होता है। तो प्लीज पहले व्हाट्सएप पर, मैसेज पर, टेलीग्राम पर, कहीं से भी आप पहले टाइम ले लीजिए कॉल करने का। किस समय बात कर सकते हैं उस समय ही आपको टाइम दे दिया जाएगा। आप फिर कॉल करके अपने डाउट क्लियर हमसे कॉल पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप फैसिलिटी आपको 24 घंटे अवेलेबल है, कभी भी आप हमसे डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर दोस्तों, टेलीग्राम पर लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, लोधाजी क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसको ज्वाइन करेंगे आप। मैं मार्क कर देता हूं, जिस पर पेन चला देता हूं, ये देखिए, ये लोधाजी क्लासेस नाम से ये ग्रुप है। मैं और साइड में हो जाऊंगा, डोंट वरी। ये देखिए, लोधाजी क्लासेस नाम से ये ग्रुप है दोस्तों, लोधाजी क्लासेस, इसको टाइप करेंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये ग्रुप, उस ग्रुप पर ये लोगो दिख जाएगा आपको, है ना। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तो सभी क्लास नोट्स, डेली क्लास अपडेट, सब कुछ आपको मिलती रहेगी। मॉर्निंग में 6 बजे करंट अफेयर का सेशन देखना, मैं फिर बोल रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं छोड़ें, बिल्कुल भी नहीं छोड़े दोस्तों। ज्यादा बर्डन नहीं डाल रहा हूं मैं आप लोगों के ऊपर, सिर्फ एक टॉपिक हम डिटेल में एनालाइज करते हैं, बाकी 10 से 15 क्वेश्चन हम एमसीक्यू सीरीज में पूरे दिन भर में जो भी घटनाएं घटित हुई है आवश्यक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।